हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार, आपके भरोसेमंद परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो तैयारी कैसे चल रही है साथी आपकी? उम्मीद करता हूं आप तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे, मजबूत कर रहे होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल की क्लास में हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ लिया था साथी। आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? मुगल शासन के व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? मुगल साम्राज्य जो है हम लोग पूरा समाप्त करती हैं। अब हम लोग मुगल साम्राज्य के व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या व्यवस्था थी, क्या क्या कानून था। क्लियर है? तो अभी तक जो भी साथी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जा करके सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करें। क्लियर साथी? तो डेली शाम 7 बजे आप लोग ज़रूर जुड़ा करिए। क्लास डेली शाम 7 बजे आपके चैनल पे ही आती है। क्लियर है साथी? तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। तो शुरुआत आपका यहाँ से होता है मुगल शासन व्यवस्था से। क्लियर है साथी? मुगल साम्राज्य में जो सम्राट हुए थे, कितने हुए थे? टोटल 6 महान सम्राट हुए थे जिन्हें हम लोग बादशाह भी कहते थे, बादशाह भी कहते थे। क्लियर है साथी? तो जो 6 महान सम्राट थे उनके बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तार रूप से पढ़ करके आगे बढ़ गए हैं। तो एक बार रिवाइज आप कर लीजिए कि जो जो थे सम्राट उनके बारे में। पहले बाबर, दूसरे हुमायूं एवं तीसरे अकबर, चौथे जहांगीर, पांचवें शाहजहां और छठे जो थे वह औरंगजेब। यानी यह 6 महान सम्राट हुए साथी जो आपके मुगल साम्राज्य पर शासन किए। क्लियर है? अब यहाँ से आपकी शुरुआत होती है साथी मुगल शासन व्यवस्था की। कहाँ से? यहाँ से। इन सभी बादशाहों के मंत्रिपरिषद को, यानी इन सभी जो बादशाह थे, ये सभी बादशाहों की मदद करने के लिए, केवल बादशाह ही तो सारा काम करते नहीं थे साथी। तो जो भी काम होता था, जो भी कार्य होता था, वह बादशाहों के मंत्रिपरिषद करता था। तो जो मंत्रिपरिषद होता था उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था साथी विजारत। बादशाहों के मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बादशाह के कार्यों को संचालित करने के लिए प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य को हम देखते हैं। यानी बादशाह को की जो कार्य होती थी उन सभी कार्यों को संचालित करने के लिए जो अधिकारी रखे गए थे उनके बारे में पढ़ते हैं और उन अधिकारियों का कौन कौन सा कार्य होता था उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पहले नंबर पे आपका आता है आमिल या अमल गुजार। आमिल या अमल गुजार यह एक अधिकारी पद था। और यह कैसा अधिकारी पद था साथी? तो यह जिले का राजस्व प्रधान होता था। कौन? आमिल या अमल गुजार। क्लियर है? कोतवाल यह नगर का प्रधान होता था। यह क्या होता था साथी? तो यह नगर का प्रधान होता था। उसके बाद दीवान जो था यह प्रांत का राजस्व होता था, राजस्व प्रधान होता था। यानी जो आमिल था यह जिले का राजस्व था। राजस्व यानी आपके रेवेन्यू अधिकारी। क्लियर है? दीवान जो होता था यह प्रांत का रेवेन्यू अधिकारी होता था। क्लियर है? और फौजदार भी पद हुआ करता था उस समय। फौजदार यानी आप जानते हैं फौजदारी का मामला आप लोग लगभग सुने होंगे। क्लियर है साथी? तो फौजदारी का मामला जितना भी होता था वह ये सब कौन देखता था? तो फौजदार देखता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मीर बख्शी नाम का एक पद था। यानी मीर बख्शी अधिकारी थे। अब इनका क्या होता था? यह प्रांत के सैन्य प्रधान होते थे। जो मीर बख्शी होते थे साथी यह प्रांत के सैन्य प्रधान होते थे। यह सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, तभी जाकर सेना को हर महीने वेतन मिलता था। यानी जो मुगल साम्राज्य में सेना होते थे
उनको वेतन देने के लिए सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर किया करते थे। कौन? मीरबख्शी। जो मीरबख्शी अधिकारी होता था वह सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करता था, तभी जा कर के सैनिकों को वेतन मिला करता था। क्लियर है? उसके बाद शद्र उश शद्रा, शद्र उश शद्र, यह भी एक अधिकारी था। यह जो था धर्म संबंधित कार्य करने वाला अधिकारी होता था। लेकिन साथी यह धर्म संबंधित जो कार्य करता था वह तो ठीक है, लेकिन कभी कभी यह न्याय विभाग का भी कार्य संभाल लेता था। यानी यह धर्म संबंधित कार्य तो करता ही था, जब न्याय विभाग का कार्य यह करता था तब उसे काजी कहा जाता था, तब उसे काजी कहा जाता था। उम्मीद करता हूँ साथी इतनी बात आपके दिलो और दिमाग में छप गई होगी। क्लियर है? मुगल प्रशासन में 6 इकाइयाँ थी, यानी मुगल प्रशासन जो था 6 इकाइयों में बटा हुआ था। तो साथी 6 इकाइयाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 6 इकाइयाँ थी आपकी। पहली थी सूबे, दूसरी थी, 1 मिनट साथी पेन चेंज करते हैं, दूसरी सरकार, तीसरी परगना या महाल, और चौथी जिला, पांचवी दस्तूर, और जो छठी थी साथी वह गांव अथवा मावदा भी से कहा जाता था। जो इकाइयाँ 6 थी, यानी जो 6 इकाइयाँ थी साथी, उसमें 6 के 6 में पहला सूबे, दूसरा सरकार, और तीसरा परगना, और चौथा जिला, और पांचवा दस्तूर, और छठा जो था साथी वह गांव या मावदा था। तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको क्लास समझ में आ रही होगी। यदि क्लास समझ में आ रही हो तो आप लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथी। इन सभी इकाइयों में जो भी मैंने आप लोगों को इकाई बताई, जैसे कि सूबे, सरकार, परगना एवं जिला, दस्तूर, गांव। क्लियर साथी? यह 6 जो आपके प्रशासन की इकाइयाँ थी उसमें सबसे बड़ी इकाई जो थी वह सूबे थी एवं सबसे छोटी इकाई जो थी वह गांव अथवा मावदा थी। सबसे बड़ी इकाई जो थी साथी यह सूबे, और जो छोटी इकाई थी गांव अथवा मावदा थी। साथी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यह जो मुगल साम्राज्य के हम लोग शासन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में पूछता है, जो कि बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते कि इसमें से नहीं एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन साथी आप इसको पढ़ के देखिए। जैसे आप इतना क्लास पढ़ रहे हैं, एक क्लास और पढ़ेंगे, आपको बेहतर ढंग से पूरी की पूरी मुगल साम्राज्य समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, आप इसका लाभ ज़रूर एग्ज़ाम में पाएंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं साथी। कोई भी पढ़ाई हो आप उम्दे तरीके से करिए। पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो घर पे बैठे रहेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी पढ़ाई करने या नहीं करने से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गांव को छोटी छोटी बस्तियों में बांटा गया था। यह जो गांव को छोटी छोटी बस्तियों में बांटा गया था, इसे क्या कहा जाता साथी? तो इसे नागला कहा जाता था। इसे नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नामक एक नई इकाई स्थापित की गई थी। साथी जो आपको मैंने बताया सूबे थी। क्लियर है? उसके बाद साथी आपका सरकार, उसके बाद परगना, उसके बाद साथी जिला, और उसके बाद क्या था आपका? दस्तूर, फिर लास्ट में आपका आया था विलेज यानी गांव। तो जो साथी सरकार एवं परगना के बीच एक क्या स्थापित कर दिया गया था? तो साथी इसके बीच एक स्थापित कर दिया गया था नई इकाई, उसका नाम था साथी चकला। क्या था? चकला उसका नाम था। क्लियर है? उसका नाम चकला था। तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब साथी हम लोग ये देख लेते हैं, मुगल शासन में जो भूमि कर लिया जाता था वह कौन कौन भूमि से लिया जाता था
और कौन कौन भूमि से लेने के बाद वह उनको क्या क्या दिया जाता था भूमिकर के स्थान पे। क्लियर है? तो हम इसके बारे में देखते हैं। मुगल शासन के में भूमिकर यह 3 वर्गों में विभाजित था। 3 वर्ग, यानी पहला जो था वह खालसा भूमि था साथी, और दूसरा जागीर भूमि, और तीसरा सयूरगल अथवा मदद ए माश भूमि। क्लियर है? यह 3 वर्गों में विभाजित था। तो ये जो खालसा भूमि था साथी, इसमें यह क्या होता था, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होता था। यह भूमि जो होती थी यह प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। और जागीर भूमि जो होती थी साथी, यह तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। यह तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी, यानी जो कर दिया जाता है साथी, वह तनख्वाह के बदले कुछ भूमि दे दिया जाता था, कुछ भूमि दे दिया जाता था। क्लियर है? और जो सयूरगल अथवा मदद ए मास भूमि था, यह अनुदान में दी गई लगानहीन, साथी लगानहीन का अर्थ होता है जिस पे लगान कोई न लगाया गया हो, या फिर आप कह सकते हैं 0 रुपये अथवा 0% लगान हो। क्लियर है? तो यह जो अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि होती थी उसे मदद ए मास अथवा सयूरगल कहा जाता था। साथ ही एक बात और याद रखेंगे आप, इसे मिल्क भी कहा जाता था। मिल्क वो नहीं जो आप दूध पीते हैं, इसे मिल्क भी कहा जाता था, मदद ए मास को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अकबर ने करोड़ी नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था। अकबर ने करोड़ी नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। यानी यह एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया था कि इसको जिस क्षेत्र में भेज देता उस क्षेत्र से इसे 1 करोड़ दाम लाने पड़ते, कैसे भी करके। साथ ही 1 वर्ष में, ये बात आप याद रखेंगे, 1 वर्ष में। क्लियर है? 1 वर्ष में। ठीक है? और इसका नाम क्या था साथी? तो करोड़ी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नामक एक नवीन कर शुरू कर दिया था। साथी अकबर की क्लास हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं और आप लोग भी पढ़े ही होंगे। जो भी साथी अभी तक नहीं पढ़े हैं उनसे मैं एक बात बता दूं कि आप चैनल पे जाएंगे, सॉल्यूशन विद गणेश पर आप जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे, नहीं करेंगे तो भी आप चैनल पे जाते ही वहाँ पे आपको मिल जाएगा संपूर्ण इतिहास बाई गणेश सर, आपको मिल जाएगा। आप एक एक क्लास देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। क्लियर है साथी? तो अकबर की क्लास हम लोगों ने पीछे पढ़ के आया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नामक एक नवीन कर शुरू किया था जिसे टोडरमल व्यवस्था कहा जाता था। यह जो टोडरमल व्यवस्था थी यह 4 प्रकार की भूमि पर लगाया जाता था। दहसाला नामक कर, जो दहसाला नामक कर था साथी, यह 4 प्रकार की भूमि पर लगाया जाता था। और कौन कौन से वह भूमि थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपकी जो पहली भूमि थी साथी पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। इसमें नियमित रूप से साथी खेती होती थी। क्लियर है? इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। उसके बाद दूसरा जो है परती आता साथी। इसमें जो साथी पोलज था इसमें नियमित रूप से खेती होती है, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि एक ईयर में 2 बार खेती होती थी, 2 बार। क्लियर है? एक वर्ष में 2 बार खेती होती थी। आगे बढ़ते हैं। जो परती भूमि होती थी साथी, परती का मतलब आप समझते होंगे, गांव के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल ही समझते होंगे। तो परती जो होती थी भूमि, इसमें 1 या 2 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। इसमें 1 या 2 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी।
और तीसरे नंबर पे आपका आता है चाचर। तीसरे नंबर पे आपका आता है चाचर। इसमें जो होता है साथी 3 से 4 वर्ष। जो चाचर होता है उसमें 4 वर्ष, याद रखिएगा साथी, चाचर 4 वर्ष। 3 से 4 वर्ष के अंतराल में इसमें खेती हुआ करती थी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो आपसे मैं एक बार फिर से कह दूं कि आप लाइक का बटन ज़रूर दबाया करिए। क्लियर है? और जो चौथी भूमि थी साथी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसका नाम था बंजर। उसका नाम था साथी बंजर। क्लियर है? यह खेती योग्य नहीं थी, यानी यह खेती जो थी योग्य भूमि नहीं थी, यानी कि इसमें आप उपज नहीं कर सकते थे। यह उपजाऊ थी ही नहीं, तो आप उपज क्या करेंगे? तो इसलिए साथी इस पर लगान ही नहीं लिया जाता था, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। क्लियर है? मुगल साम्राज्य में लगान वसूल करने की व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो साथी पहले नंबर पे आता है आपका गल्ला बख्शी। पहले नंबर पे आपका गल्ला बख्शी आता है। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। इसमें फसल का जो होता था साथी कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। और दूसरे नंबर पे आपका आता है नसक। दूसरे नंबर पे नसक आता है। इसमें फसल बिना काटे, मतलब जब फसल नहीं कटा रहता उसी समय लगान का अनुमान कर लिया जाता था साथी। उसी समय जो था लगान का अनुमान कर लिया जाता था कि यह इसका इतना दाम हो सकता है, इसमें इतना कर लिया जा सकता है। फसल को काटने पर उसे ले लिया जाता था, यानी जब फसल कटती नहीं थी तभी लगान का अनुमान लिया जाता था, और उसके बाद जब फसल कट जाती थी उसे ले लिया जाता था। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य में सोने का सबसे प्रचलित सिक्का जो था उसका नाम था इलाही। साथी जो सबसे प्रचलित सिक्का था उसे इलाही कहा जाता था। इस बात को आप एकदम याद रखेंगे क्योंकि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। यकीन नहीं आता तो आप क्लास देखिएगा, उसके बाद एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ साथी। आप पढ़िए, जितना भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो आप पढ़िए उतना। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछ लेगा तो आप कहिएगा हाँ जी गणेश सर आपने कैसा पढ़ा दिया कि हमारे एग्ज़ाम में नहीं आया। आएगा, बिल्कुल आएगा, आप पढ़िए तो सही। क्लियर है? मुग़ल सेना 4 भागों में बटी थी। मुग़ल सेना जो होती थी, यानी मुग़ल साम्राज्य की जो सेना होती थी वह 4 भागों में बटी थी साथी। वह भाग कौन कौन से थे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वह भाग थे, पहले नंबर पे आपका होता है पैदल सेना, दूसरे नंबर पे घुड़सवार सेना, तीसरे नंबर पे तोपखाना एवं चौथे नंबर पे आपके हाथी। तो यह 4 प्रकार के सेना होते थे जो कि मुग़ल साम्राज्य में शामिल थे। क्लियर है? तो साथी आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जो भी साथी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वह तुरंत जाके सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी बेहतर करें, बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है साथी, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। कल मिलते हैं शाम 7 बजे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। क्लियर है साथी? तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।